अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लास के ऑनलाइन सेशन में खुशामदीद किया जाता है। आज जो केमिस्ट्री का लेक्चर हम पढ़ेंगे वो आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया था और कुछ जो स्टार्टिंग क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आज के सेशन में मौजूद हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर वापस आते हैं। अच्छा, कल जो हमने डिस्कस किए थे कुछ फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो दो क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम फर्दर मूव करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विशेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट टाइम मैंने आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखवाई थी, उसमें मैंने स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट अलग अलग डिफ़ाइन किया था। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं, फ़र्क करती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जो मेजर है वो सबसे पहला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का कंटेंट शामिल होता है और जो इनऑर्गेनिक है उसमें कार्बन शामिल नहीं होता। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? फ्रॉम लिविंग सोर्सेज आर वो चीज़ें जो कभी ज़िंदा रही हैं, वंस लिविंग। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज से। ठीक है, साथ में तीसरा पॉइंट आप इसमें एग्जांपल का भी लिख सकते हैं, कोई सिंपलेस्ट एग्जांपल। जैसे हम दे जाते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो एक साइड पे आप जो क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें आपको डिमांड क्या है कि आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिस्टिंक्शन कर सकें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो है आप क्या करेंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें पॉइंट नंबर 1 हैविंग नो कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है कि जिसमें कार्बन नहीं होता उसको हम इनऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं, और जो ऑर्गेनिक होता है उसमें क्या होगा? हैविंग कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर। देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें कार्बन भी शामिल होता है लेकिन उसको हम इनऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, और ऑक्साइड्स को हम इनऑर्गेनिक चीज़ें कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें जो इनऑर्गेनिक हैं ऑब्टेन फ्राम, या ये कहाँ मौजूद होती हैं? ऑब्टेन फ्राम नॉन लिविंग सोर्सेज। ठीक है, ये कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से। और जो ऑर्गेनिक हैं दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज आर वंस लिविंग। जो कभी ज़िंदा रही हैं या ज़िंदा हैं उनसे हम कौन से कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इनऑर्गेनिक की एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आप जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक इन नेचर। जैसे हमने ये कार्बोनेट की बात की थी तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल स्टोन्स होते हैं इनऑर्गेनिक इन नेचर। कोई एसिड है जैसे HCl है, दिस इज इनऑर्गेनिक इन नेचर। और ऑर्गेनिक क्या है? फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, कोई मिल्क है, इसके अंदर फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मीथेन गैस, मीथेन जो आप सुई गैस घरों में यूज़ करते हो, दिस इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। पेट्रोलियम है, वो क्या है? ऑर्गेनिक इन नेचर। ये मीथेन, पेट्रोलियम या कोल जिसको हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं,
ये क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं बहुत सारे सालों से ज़मीन के अंदर अगर पड़ी रहती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रूड आयल के अंदर। उस क्रूड आयल को हम डिस्टिल करते हैं, जब साफ़ करते हैं थ्रू ऑपरेटर्स, तो उससे हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऑब्टेन करते हैं, जिसमें पेट्रोल भी होता है, डीज़ल भी होता है, हाई ऑक्टेन भी होता है, जो हम एयरप्लेन्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्रूड आयल से हासिल करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक टेबल होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं, और ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकें। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम चैप्टर्स पे जाने से पहले थोड़ा सा इनके साथ फेमिलियर हो जाएं कि पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। अच्छा, ये सामने आपके एक पीरियोडिक टेबल मौजूद है। पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डेफिनेशन क्या है कि पीरियोडिक टेबल यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट की वर्किंग मौजूद है, जिसमें मैं 2-3 नाम लूँगा, न्यूलैंड ऑक्टेव्स और डुब्राइनर ट्राई-8। डुब्राइनर जो था, इसने 3-3 एलिमेंट्स का एक टेबल बनाया था, जिसमें से हर पहला एलिमेंट अपने तीसरे एलिमेंट के साथ रिजेंबलेंस शो करता था, उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती थी। ट्राई-8 कहते हैं 3-3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग को, और जो न्यूलैंड था उसने 8-8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, 8-8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उसमें ये था कि हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के साथ रिजेंबलेंस शो करता था, उसकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी। इन सारी कोशिशों को कंबाइन करके एक केमिस्ट मेंडलीव के नाम से मशहूर हुआ, जिसने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल को इस फॉर्म में लाने की कोशिश की। लेकिन ये जो मेंडलीव ने बनाया था उसमें कुछ चीज़ें एम्प्टी स्पेसेस मौजूद थी। एम्प्टी स्पेसेस क्या थी कि उस वक्त कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, जिसको उसने क्या किया था, उसकी स्पेस को एम्प्टी छोड़ दिया था। उसने फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कवर किया है, बताया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके सामने पीरियोडिक टेबल मौजूद है, ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ पे आगे देखें तो उसके साथ पहले पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, हीलियम का। नेक्स्ट हम जाते हैं तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 3 आता है, अगले किस एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग के हर पहला एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिजेंबलेंस शो करता है। अब अगर हम वर्टिकल कॉलम की बात करें तो इस कॉलम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप या फैमिली कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड। अगर इस तरफ हम मूव करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, पीरियड कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता भी देता हूँ, ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप, और इस तरफ अगर हम मूव करते हैं तो ये क्या बनेगा, दिस इज पीरियड। अब अगर हम पीरियड की बात करें तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो केमिस्ट्री में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसके जो पीरियड्स होंगे वो क्या होंगे, 7 पीरियड। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेन ग्रुप एलिमेंट आपने क्या याद रखने हैं, 8। मेन ग्रुप 8 होते हैं। अगर हम ये ए वाले होते हैं, 1A, 2A, 3A, 4A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन बी वालों को भी कंबाइन करें, जैसे ये बी का ग्रुप है, ये नेक्स्ट इनको टोटल किया जाए तो हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, 18।
तो ये भी आपने याद रखना है, जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो 8 हैं। अगर हम बी सेंटर वालों को भी कंबाइन करें तो ये टोटल कितने बन जाते हैं, 18। और उसके बाद जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं, जो हम इस पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। 118 एलिमेंट आपको लास्ट जो नज़र आएगा एटॉमिक नंबर वो 118 होगा। ये जो नीचे दिए गए हैं ये क्या हैं, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ है जो कि ये मौजूद है 57 से 71। तो 57 इसका एटॉमिक नंबर है, ये एंड कहाँ पे हो रही है, 71 पे। और एक्टिनाइड सीरीज़ जो शुरू हो रही है वो 89 से 103, तो 89 से लेके 103 पे ये एक्टिनाइड सीरीज़ है, ठीक है। तो ये हर फैमिली और हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम होगा जो आप बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि 1A को हम क्या कहेंगे, अल्कली मेटल्स। कुछ बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा, प्री 9th वाले जो हैं, अल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 होगा इसको हम क्या नाम देंगे, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। अल्कलीन अर्थ मेटल, जो कुछ मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ये आपने याद रखने हैं। और उसके बाद जो ये साथ लिखा भी है, जैसे येलो आप देखेंगे, येलो किसका कलर है, ये कौन से हैं, दीज आर अल्कली मेटल्स। और अल्कलीन अर्थ मेटल कौन से हैं, जो रेड वाले सारे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल। और जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ 1A, दिस इज़ 2A, और 7A जो है इसको हम हेलोजेंस कहते हैं। 7A कहाँ पे है, ये इसको 17 का कहा गया है, जबकि मैंने क्या लिखा था 7A, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसीन। ये जो हैं दीज आर रेडियो एक्टिव। जब भी आपने हेलोजेंस को पढ़ना है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को आप स्टडी करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई। और लास्ट पे जो 8A है उसको हम नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस क्या होती है, ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन शो नहीं करते। इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करती, ये स्टेबल गैसेस होती हैं। तो ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बताई गई है। तो क्वेश्चन ये था अच्छा, क्वेश्चन अब ये था हमारे पास कि जो हाउ डज पीरियोडिक टेबल हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल हमें कैसे हेल्प आउट करता है कि हम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। तो ये सारी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मैंने जो आपके सामने रखी कि पीरियोडिक टेबल सबसे पहले जो सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स होंगे उनको सेम ग्रुप में रखेगा। जैसे मैंने बताया कि अल्कली मेटल सारे अल्कली मेटल 1A के अंदर हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल 2A में हैं, जो हेलोजेंस हैं वो 7A में चले जाते हैं, नोबल गैसेस जो हैं वो 8th A में हैं। और इसको अरेंज कैसे किया जाता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और इसकी रीज़न भी ये थी कि जो एटॉमिक नंबर था जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था तो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था, उस वक्त हम किसका सहारा लेते थे, मैस नंबर का। जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था वो ऑन द बेसिस ऑफ मैस नंबर लिखा गया था, ठीक है। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक में आपका कोई क्वेश्चन है तो अच्छा, नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने जो हाउ आर एनालिटिकल मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ हमने जो मेथड्स हैं, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट मेथड और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है बेसिकली इसमें हम दो मेथड को डिस्कस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो हम लिखेंगे, जैसे एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। अच्छा, एनालिटिकल मेथड्स में हमने दो मेथड्स को डिस्कस करना है, एक होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस
और दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होगा कि जो सब्सटेंस है इसको हम लिखेंगे व्हाट इज इट, कि ये जो चीज़ हमें दी गई है ये क्या है, वो उसकी हम क्या चीज़ चेक करेंगे, क्वालिटी थ्रू क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, एक पीएच के ज़रिए किसी चीज़ को ये पीएच फाइंड करते हैं, तो उससे हम ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि आया कि वो चीज़ एसिड है या कि बेस है। ठीक है, एक हमें कोई सोल्यूशन दिया जाता है, उसके ऊपर हम एक पीएच टेस्ट करते हैं, उसे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो एसिड है या कि बेस है। जैसे हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा है तो साथ हमने ये बताया कि व्हाट इज़ इट, ये चीज़ क्या है, तो इसके ऊपर हम कोई टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट को हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बना रहे हैं वो है भी या नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे पास करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। हमने चेक करना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, गैसेस का टेस्ट करना है कि आया ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, ट्रांस मिल्की। अगर वो सॉल्यूशन वाइट हो जाता है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर वो ट्रांस मिल्की वाइट नहीं होता तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, हमें अपना टेस्ट रिपीट करना पड़ेगा। तो ये जो एनालिटिकल मेथड्स हैं जिसमें एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, तो हमने चीज़ को आइडेंटिफाई करना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्वांटिटी से मुराद क्या है, हाउ मच, कि हमने उसकी क्वांटिटी को चेक करना है, नंबर्स को चेक करना है, क्वांटिटी। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे हाउ मच। ठीक है, कि हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना है। फॉर एग्जांपल हम एक किसी चीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई सब्सटेंस दिया जाता है और उससे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपको डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फार्मूला है, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन, क्वांटिटी जब आप फाइंड करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। तो डेंसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैस और वॉल्यूम चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जब आप कैलकुलेट करते हैं किसी चीज़ का मैस कितना है, फॉर एग्जांपल मैस जो आ जाता है वो 10 kg है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो कितना ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 मीटर क्यूब फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को डिवाइड कर देंगे। यूनिट में यही यूज़ करूँगा 10 kg पर 100 मीटर क्यूब। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी एक फिक्स्ड अमाउंट के अंदर आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताई हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक कैलकुलेशन के लिए हमने डेंसिटी की एग्जांपल दी है कि आपको कोई चीज़ दी जाती है और कैलकुलेशन के लिए पूछा जाता है आप इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करें। ठीक है, वॉल्यूम आपको दे दिया जाता है या दोनों चीज़ें दे दी जाती हैं और आपसे डिमांड की जाती है कि डेंसिटी क्या होगी, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। या दोनों चीज़ें नहीं दी जाती तो आप डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू उसका वॉल्यूम, जो चीज़ दी जाती है उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे और दूसरा क्या होगा, उसका मैस भी कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों चीज़ों को डिवाइड करके आप उसकी क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम दो एनालिसिस के साथ डील करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा भी है बहुत सारे हैं। जैसे आप क्या करना चाहते हैं, किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि कौन सा अमाउंट कितना सॉल्युबल हुआ है कितने टेम्परेचर के ऊपर, तो लैब में ये भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी क्वांटिटी की बात आएगी तो उसमें हम कौन सा एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे, किस एनालिटिकल मेथड की बात करेंगे, वो कौन सा होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट 1 एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या होगा कि हाउ डू बायोमॉलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है कि ऐसी केमिस्ट्री जो कि केमिकल रिएक्शंस को डील करती है जो कहाँ पे हो रहे होते हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि एज अ फूड, एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी या स्टोरेज के तौर पे लिए जाते हैं, जिनको अभी हम डिफ़ाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं तो सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। दिस इज बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये बेसिकली ग्लूकोज होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको हम सिंपलेस्ट सैकराइड्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इनको शुगर्स कहा जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये इसका फंक्शन क्या है, ये एज अ फ्यूल काम करता है। जो जितनी आप फूड यूज़ करते हैं, जैसे मेजर जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम ब्रेड यूज़ करते हैं, रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, चावल, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी को फ्यूल प्रोवाइड करता है, फ्यूल टू बॉडी, ठीक है। मेनली इसका क्या काम होता है, ये आपके ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से खाना नहीं खाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल है तो आपको वीकनेस हो सकती है और आपके जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी और आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दिस शुगर, ग्लूकोज। तो मैं यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ, C6H12O6। जो सिंपलेस्ट शुगर है वो क्या है, ग्लूकोज। कि आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिलना चाहिए जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, जो हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी है, चावल हैं, या इस तरह की जो जिसमें हाई कंटेंट मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद जो दूसरा है नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ये मिल के बनता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स combines to form प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के अमीनो एसिड सबसे पहले क्या है, अमीनो एसिड ये एसिड्स और अमीन्स का कम्बिनेशन होता है। ये आप फूड से ऑब्टेन करते हैं। कुछ अमीनो एसिड ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के। ये अमीनो एसिड मिल के प्रोटीन डेवलप करते हैं और प्रोटीन मिल के आपकी बॉडी को डेवलप करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोटीन इट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन के लिए हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। मीन्स के जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से मिलके बनता है, प्रोटीन से, ठीक है। जो आपका गोश्त पोश्त है, मांस है, वो किस चीज़ से मिलके बनेगा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे एग है, फिश है, मीट है। तो इससे आप क्या ऑब्टेन करते हैं, प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं, जिससे आपकी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में अगर हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल हम किसे कहेंगे कि ये एक विरासती मादा है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है
इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो कि एंड ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके पास जो पेरेंट्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसके अंदर स्टोर होती हैं, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। और जब नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होती है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज़म, न्यू ऑर्गेनिज़म बनता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो पेरेंट्स की होती हैं वो ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती हैं थ्रू न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की भी टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है। ये कितनी टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी पूरी तफसील है जो आप बायोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। ये सारा हम बायोकेमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, कम अज़ कम इस स्टेज के ऊपर आपको इनके नाम एब्रीविएशन आनी चाहिए, जैसे DNA डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली इसके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो कि विरासती, जो कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो नेक्स्ट है हमारे पास चौथा, लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉलिड फैट, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? लिक्विड फैट, जिसको हम ऑयल कह सकते हैं। ठीक है, जिसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट कह सकते हैं। सॉलिड फैट क्या होता है? घी। और जो लिक्विड फैट हो सकता है वो ऑयल होता है। लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मजमूआ होता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं? हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर या इतनी मुश्किल बातें नहीं करनी है, जस्ट आपको इस क्वेश्चन में इसके फंक्शन और ये बॉडी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो लिपिड्स क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? स्टोर एनर्जी के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है, जब आपको रिक्वायर्ड होती है तो वो फैट डिज़ोल्व होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जिनको बॉडी के अंदर डिज़ोल्व होने के लिए फ़ैट रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट नहीं होगा तो वो नेसेसरी विटामिन्स बॉडी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकेंगे या स्टोर नहीं हो पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कैसे इन्वॉल्व होती हैं एयर पोल्यूशन में, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहीं पे और फिर उससे आगे चलेंगे। अच्छा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले जो है, हम अगर इंसान की बात करें तो घर का जो हाउस होल्ड है वो हम घर से उठा के बाहर गली कूचे में फेंक देते हैं। पहला तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का, हाउस होल्ड हम क्या करते हैं, गली कूचे में फेंक देते हैं, जो कि पोल्यूशन काज करता है। और उसी हाउस होल्ड को हम क्या कर देंगे, आग लगा देंगे, जिससे कंबस्शन हो सकती है और उससे तरह तरह की गैसेस डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हाउस होल्ड का हो गया। उसके बाद दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो आजकल ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसमें हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं और पेट्रोल की कंबस्शन से क्या हो सकता है, हार्मफुल गैसेस माहौल में, इन्वायरमेंट में आ सकती हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं जिससे हार्मफुल गैसेस, एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज़, ये हो सकता है। और तीसरा जो है आजकल हम, चौथा बल्कि पॉइंट, कि हम जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं, अपने आप को सेफ़ कर रहे हैं, सेफ़ तो नहीं हो रहे हैं बल्कि अपने घर बना रहे हैं, उल्टा उसके नतीजे में हम जो फॉरेस्ट हैं उसको काट रहे हैं, जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं,
जंगलात क्या काम करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को साफ़ करते हैं। साफ़ मीन कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको आपके प्लांट्स एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, आपके एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। ये आप लास्ट क्लास में सीख के भी आए हैं और हर साइंस के अंदर आप सीखते भी हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं। तो इसको हम लिखेंगे और उसके बाद क्या हो सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि इसके नताइज क्या हो सकते हैं कि ऐसे अगर सिलसिला चलता रहा। अच्छा, हम लिखते हैं इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन या एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो है कि हाउस होल्ड वेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि घर का जो कूड़ कबाड़ होता है इसको हम बाहर फेंक देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको आग भी लगा देते हैं और गैसेस जो हैं वो एमिशन होंगी डिफरेंट। और दूसरा जो है गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, एमिशन ऑफ गैसेस जो फैक्ट्रीज से, एमिशन ऑफ गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज। और चौथा क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जो हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, रिजल्ट्स क्या आएंगे, जिसमें आपका जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट तो होगा, लेकिन जो मेजर इश्यूज़ हैं वो क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज आ सकता है, जिसमें आजकल ज़्यादा बात इसी पे हो रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि एक सीक्वेंस के थ्रू रेन होता था, मतलब बारिशें होती थी। अब जो है वो सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। बारिशें क्या पता एकदम से इतनी ज़्यादा हो जाएं कि वो फ्लड का सीन बन जाए, सैलाब आना शुरू हो जाए, या फिर क्या हो गए बारिश हो ही ना, इतनी गर्मी हो जाए कि हम उससे तंग आ जाएं। जैसे लास्ट टाइम जो टेम्परेचर गया था वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका था। ठीक है, तो वो सब क्या था, हमारी एक्टिविटीज़ का नतीजा है। एक तो क्लाइमेट चेंज में, दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये गैसेस इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट में आ जाती हैं तो वो किसका रिज़ल्ट बनती हैं, एसिड रेन। इससे क्या हो सकता है, एसिड रेन भी हो सकती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए मज़ीद ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, आपका ग्लोब जो अर्थ है वो मज़ीद हीट अप हो सकती है। तो ये कुछ जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस का भी हम इसमें ज़िक्र कर सकते हैं। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस है जो कि जो पोल्यूशन के तौर पे हमारे माहौल को या हम इंसानों को मिल सकते हैं। जो काम कर रहा है वो भी इंसान ही है, लेकिन उसके रिज़ल्ट के तौर पे कंसिक्वेंसेस, नताइज भी इंसान को ही भुगतना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू ग्रीन हाउस गैसेस प्ले इन क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कैन वी मिटिगेट देयर इफेक्ट। सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ग्रीन हाउस, हम जो भी साइंस होती है उसमें ग्रीन हाउस को हम एक्सप्लेन करते हैं, और इस ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस को हम कैसे कम कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ग्रीन हाउस होता क्या है, कि ग्रीन हाउस को बनाया कैसे जा सकता है, या नेचुरल ग्रीन हाउस कौन सा होता है। आप किसी नर्सरी में गए हों तो वहाँ पे एक जो नर्सरी वाले लोग होते हैं उन्होंने पौधों के ऊपर एक ग्रीन कपड़ा लगाया होता है, और उन ऐसे पौधों को जो उस एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करते हैं तो उन पौधों को वो टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम नेचुरल ग्रीन हाउस की बात करें तो वो क्या होगा, उसको हम देखते हैं ग्रीन हाउस कैसे बनता है नेचुरल। अच्छा, सबसे पहले जो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सन मौजूद है। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशंस कहाँ जाएंगी? अर्थ की तरफ जाएंगी, ठीक है। और एक साइड पे यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोई चिमनी है, फैक्ट्री है, जहाँ से क्या आ रहा है? ये स्मोक, धुआं, इमिशन ऑफ गैसेस यहाँ से जा रही हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है? यहाँ पे CO2 गैस हो सकती है, SO2 गैस हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो ये जो इसमें जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कुछ गैसेस का, जो कि यहाँ से एमिशन ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगी कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी कि कहीं पे ऐसे किसी जगह पे ऐसे इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स ये सरवाइव करना शुरू करेगी, रुक जाएगी कहीं पे, ऐसे इसके बादल आना शुरू हो जाएंगे। ये कौन सी गैस यहाँ पे है? CO2। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो सन रेज हैं वो नीचे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रही हैं। नीचे क्या है? अर्थ है। नीचे भी मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है? नीचे अर्थ आ गई, अर्थ सरफेस आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बना लें, दिस इज अर्थ, ठीक है। ये अर्थ यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होगा कि ये रेडिएशन कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी अर्थ के अंदर, ठीक है। कुछ रेडिएशन जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसने अपनी इतनी लेयर कंसंट्रेटेड कर ली है कि ये हीट को यहाँ पे क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। यहाँ से हीट को बाहर निकलने नहीं देती। फिर क्या होगा कि ये हीट जो है, कुछ हीट पास भी हो सकती है, पास होने की कोशिश भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर हीट क्या होगी? इस एरिए में ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रैप हुई है यहाँ पे, ये क्या बन रहा है? ग्रीन हाउस बन रहा है। इसका टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और इस एरिए में जहाँ पे ग्रीन हाउस नहीं है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किस तरफ मूव कर जाएगा। इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है कि ग्रीन हाउस जो बन रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाएगा। सबसे पहले ग्रीन हाउस होता क्या है? तो आपके सामने जो ग्रीन हाउस, नेचुरल ग्रीन हाउस है, उसको मैंने डिस्कस किया कि सन रेज ट्रैप कैसे हो जाती हैं ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज। उसमें जो मेजर ग्रीन हाउस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर्स बन जाती हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं और बाहर निकलने नहीं देती। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। और ग्रीन हाउस का जो इफ़ेक्ट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। इस चीज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं कि ये जो चीज़ नज़र आ रही है कि हम फैक्ट्रीज़ तो बंद नहीं हो सकती, हमें कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे क्या हो कि जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में कम से कम जाएं, ताकि जो कार्बन डाई, या फिर हम इसके लिए पौधे इतने ज़्यादा लगाएं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट आज आ भी जाती है वो पौधे एब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। और गाड़ियों में हम कोई ऐसे कन्वर्टर लगाएं जिससे जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एनवायरनमेंट में कम से कम जाएंगी, ठीक है। तो ये था जो क्वेश्चन ग्रीन हाउस का। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं और इस क्लास को क्लोज करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक आप काम करेंगे, कल जो होगा अच्छा, कल के लिए जो है 2 चीज़ें आपने करनी है असाइनमेंट के तौर पे, वो मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो चुका है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक। कल आपने क्या करना है? मेडिसिनल केमिस्ट्री के ड्रग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये आपने पढ़ना है। और उसके साथ पॉलीमर केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट होंगे। ये मैंने आपको बताया हुआ है डेफिनीशन में भी। पहला लेक्चर आप पढ़ सकते हैं, दूसरा पढ़ सकते हैं जो कि
ब्रांचेस का था। इसमें पहले में ये पूछ रहा है कि ड्रग्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और इसमें डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसीजर्स या स्टेजेस आती हैं। और उसके बाद जो पॉलीमर केमिस्ट्री है, इसमें पॉलीमर्स को आपने डिफ़ाइन करना है और हाउ डू देयर स्ट्रक्चर्स अफेक्ट देयर प्रॉपर्टीज़, और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ मैंने एग्जांपल्स भी आपको बताई थी, जैसे पॉलिएस्टर था, पॉलीस्टायरीन था, पीवीसी पाइप था, रबड़ था। तो ये आपने 2 क्वेश्चन एज असाइनमेंट लेने हैं और इनको डिस्कस करना है ताकि हम जो है वो मज़ीद आगे बढ़ते जाएँ। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक होगा। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।